नाउ आज अपन स्टार्ट करते हैं स्फीयर। स्फीयर के कॉन्सेप्ट एज अ सिमिलर टू द सर्कल के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन अपन देख लेते हैं स्फीयर की। तो अपन स्फीयर की डिफिनेशन में लिखते हैं या बोलते हैं कि स्पेस में किसी भी पॉइंट अगर ये आपके पास x0, y0, z0 एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है और एक इस तरह से मूव कर रहा है, जो सर्कल बना रहा था तो 2D में सर्कल बना रहा था, वही स्पेस में अब वही सेम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट is said to be the locus of a sphere, and the constant distance is said to be the radius, and the fixed point is said to be center of the sphere. The locus of a point whose distance from the fixed point is constant is said to be sphere. The constant distance is said to be radius, and the fixed point is said to be center of the sphere. So the equation of the sphere is said to be in the, अगर अपन लिखते हैं तो सिंपल आपका x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, जिसका सेंटर x नॉट, y नॉट, z नॉट है। तो यहाँ पर जो x, y, z है ये आपको इस स्फीयर की इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन द, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपली आप कहते हो कि वेक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब कि इस x नॉट, y नॉट, z नॉट को आप कह देते हो कि इज द सेंटर इज ए पोजीशन वेक्टर है और इस पर एक मूविंग पॉइंट r पोजीशन वेक्टर कंसीडर करके इस स्मॉल आर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन द वेक्टर फॉर्म आप लिखते हो स्मॉल आर माइनस का ए इज इक्वल टू द कैपिटल आर। मॉड ऑफ स्मॉल आर माइनस ए इज इक्वल टू द कैपिटल आर। सिंपली ये आपका किसका इक्वेशन हो गया यहाँ पे, स्फीयर, सेम स्फीयर का, बस मैंने यहाँ पर इस आर पोजीशन वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में उसी स्फीयर का इक्वेशन लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो उसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स, वाई, जेड और कांस्टेंट टर्म जैसा मिलेगा। जैसा सर्कल में होता था कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स, वाई और कांस्टेंट, यहाँ पे एक जेड का टर्म और ऐड हो गया सिंपली। नाउ यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि अपन को क्या चाहिए था कि x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, द जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर की अगर आप बात करोगे तो वो जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hz प्लस c बराबर 0, ऐसा आप बोल सकते हो इज द जनरल फॉर्म ऑफ द स्फीयर के लिए। अगर आप सिंपली एक्स स्क्वायर और इसको इज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो वही सेम तरीके से आपको इस स्फीयर का सेंटर मिल जाएगा कितना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा माइनस का एच, इस तरीके से सेंटर मिल जाएगा और आपको रेडियस उसी तरीके से सिमिलरली क्या मिल जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट ओवर द जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का सी। तो अब इक्वेशन अगर सही में एक रियल स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रियल स्फीयर को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी आपका कैसा नंबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 होगा। तो जिस तरह से आप 2D में सर्कल की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में गिवन होती थी, उससे आप सेंटर और रेडियस निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप प्रोसीड करोगे। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म
द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में अगर बात किया जाए उस जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की, तो आप सिंपली यहाँ पे मेरे से बोलते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द मॉड आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2a डॉट आर, या इसको प्लस कर दे तो ये माइनस ए सेंटर हो जाएगा, है ना। आप अच्छा पहले आप ऐसे समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, तो मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस का 2a डॉट आर इज इक्वल टू, या प्लस के साथ कह सकते हो मॉड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। चलेगा बच्चे। तो मॉड आर स्क्वायर बेसिकली ये वाले टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आर मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का लोकस, तो मॉड आर स्क्वायर ये हो गया। ये जो तीन टर्म आप देख रहे हो वो ए डॉट आर, क्योंकि माइनस जी माइनस एच माइनस एफ माइनस एच आपका सेंटर है, और ये इसका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, मॉड आर स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ भी होगा, हम माइनस के साथ लिख देंगे इसको, इज अ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट आर प्लस एक सी बराबर 0। ये सी आपका रियल नंबर है, इज अ स्केलर नंबर है कहने का मतलब। तो वेक्टर फॉर्म में इज अ आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इस फॉर्म में मिलेगा, जिसका अगर आपको फिर से सिंपली सेंटर लिखना है तो आपका सेंटर माइनस का ए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मतलब आर के साथ जो डॉट लिखा है उसका 2 हाफ माइनस के साथ वो उसका सेंटर हो जाएगा, और जो वही माइनस जी माइनस एच माइनस एफ जैसे कंपेटेबल, और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर यानी कि इसको आप सी के बराबर करोगे तो आर स्क्वायर दिस स्क्वायर माइनस सी, और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर मॉड ए स्क्वायर माइनस सी। मॉड ए स्क्वायर यही सेंटर का ए का मॉड लो या माइनस ए का मॉड लो, एक ही बात होगी। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी ये इसका रेडियस होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्फीयर या तो इस तरह से दो कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे। जनरल फॉर्म में हमें स्फीयर दे रखा है तो हम सेंटर और रेडियस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, या तो इस फॉर्म में देगा या तो इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में दिया है तो सिंपल ए आपका सेंटर और इक्वल बच्चे यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, कैपिटल आर वही नंबर, क्योंकि 2D में स्मॉल आर स्क्वायर वो आपका यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट रेडियस है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर इटसेल्फ आपका रेडियस है। तो यहाँ पर ये गलती हमें नहीं करनी है। तो स्फीयर का इक्वेशन सिमिलरली वैसे ही लिखते हैं जैसे 2D में हम सर्कल का इक्वेशन लिखते थे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में आपने देखा कि 1 2 3 और 4 ये 4 आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें है। तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए अगर हम नंबर ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इज अ 4 आपके क्या है, इज अ 4 फ्रॉम इज अ कैसे लिखूं, ऐसे पहले ऐसे बच्चे सुनना मेरी बात। मेरा कहना है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना है ना, इन डिफरेंट केसेस। फाइंड आपको मैंने दिया इक्वेशन ऑफ स्फीयर if the center is simply आप कहो center is 2, 3, 1 है and radius is 5 यूनिट है, तो आप सीधे एक लाइन में आंसर लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 25। एंड या आपको अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r वेक्टर माइनस सेंटर आपका 2i कैप, यानी कि r उस पोजीशन वेक्टर का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपन ऐसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का,
इस दोनों की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लेते हो, इस इक्वेट विथ 5, ये उसी स्फीयर का क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन आपका हो गया। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को मेरे ख्याल से। नाउ अगर आपको कहा जाए, आपको यहां पे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सिंपली फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर if center is -1, 2, 3 and it simply passes through is a 1, -1, 2, है ना बच्चे। तो इसका मतलब कि सेंटर और पासेस थ्रू दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो उसका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अगर आप मोटा मोटी समझते हो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 2 यानी कि 4, -1 -2 -3 यानी कि 9, 2 -3 1 -1 यानी कि 1, तो ये आपका 14 हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, x + 1 का होल स्क्वायर इज y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14, या आप r माइनस का i कैप प्लस 2 का j कैप, क्योंकि सेंटर का स्मॉल r पोजीशन वेक्टर से डिस्टेंस इज इक्वेट विथ √14। इस तरीके से हम सिंपली स्फीयर का इक्वेशन लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक भी। तो इस तरीके की चीजें हमें एक तो इज अ गिवन होगी ऐसे, है ना। अगर मैंने आपसे कहा सिंपली ऐसे समझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through the 3 point passing through the 4 point 0, 0, 0 है ना, is a 2, 0, 0 is a माइनस का 4 0, 0, माइनस का 4, 0 बच्चे, एंड इज 0, 0 इज अ 6। अगर एक स्फीयर है जो कि इन 4 पॉइंट से आपका सिंपली पास कर रहा है, तो अगर वो पास इन 4 पॉइंट से कर रहा है तो उस स्फीयर का आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो अगर ये देखा जाए तो ये 4 पॉइंट बेसिकली इस तरह से थोड़े से अच्छे पॉइंट हैं। कहने का मतलब एक ओरिजिन है और दूसरा आपका इस एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस, ये निगेटिव है तो नीचे है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये जेड एक्सिस है। तो वो स्फीयर बेसिकली इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है तो आपको मैं यहाँ पे एक ये बात कहूंगा कि बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आपके नॉन को प्लेनर है, इसलिए आपका यूनिक स्फीयर पॉसिबल है। अगर आप इसी प्लेन पे 4 पॉइंट कंसीडर कर लो तो इस 4 पॉइंट से आप इस बेसिकली या तो जीरो स्फीयर प्लॉट कर सकते हो, या तो कह सकते हो कि इनफाइनाइटली स्फीयर हम प्लॉट कर सकते हैं। जब ये चारों पॉइंट आपके कॉन्साइक्लिक होंगे तब आप इनफाइनाइटली सर्कल प्लॉट कर सकते हो। जब ये चारों पॉइंट आपके नॉन कॉन्साइक्लिक होंगे, क्योंकि आप एक स्फीयर है, जब एक प्लेन उसको कट करता है तो क्रॉस सेक्शन आपको एक क्या मिलता है, सर्कल। तो अगर ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे तब हम उस सर्कल को इनक्लोज करते हुए एक स्फीयर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, तो उससे हमेशा यूनिक स्फीयर पॉसिबल होगा। अगर 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स लिखा था ना,
इस चार नॉन को प्लेनर पॉइंट्स हैं, तो उससे हमेशा एक कौन सा यूनिक स्फीयर इज आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। नाउ वो स्फीयर इन चार पॉइंट से अगर पास कर रहा है, तो मेरा आपसे कहना है कि अगर हमें इस स्फीयर का इक्वेशन चाहिए, तो इसका मतलब कि इसका सेंटर और रेडियस दोनों चीज नहीं दे रखा है। तो सेंटर निकालने के लिए एक तो तरीका है कि अल्फा बीटा गामा से हम चारों का इक्वी डिस्टेंस बराबर कर दें। तो सिंपली अगर हम मैथमेटिकली जाते हैं तो लेट द सेंटर इज अल्फा बीटा गामा, ये क्लियर सभी को। तो अंडर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वेट विथ अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वेट विथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वेट विथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा माइनस 6 का होल स्क्वायर। और इसको इसके बराबर सॉल्व करेंगे तो, और इसको इसके साथ और आराम से अल्फा बीटा गामा के ट्रिपलेट आ जाएंगे। बोलो बच्चे, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे अल्फा इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, बीटा इसको इसके साथ सॉल्व करना, तो इसके साथ आप सॉल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू -2 एंड गामा की वैल्यू 3, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 1, -2, 3 1, -2, 3 आपका सेंटर हो गया। और पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन और सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर आपका 1 + 4 + 9 यानी कि 14 हो जाएगा। आप स्फीयर का इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में जैसा ऑप्शन है वो आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो, इज इक्वल द 14। तो ये आपका सिंपली स्फीयर का इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा फील करो तो ये कॉर्ड, ये जो लाइन सेगमेंट आप दिख रहा है वो स्फीयर की कॉर्ड हो जाएगी। अगर हम इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन प्लॉट कर दें, इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन प्लॉट कर दें, तो वो जो प्लेन होगा उसी पर उसका क्या लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा। आप समझो कि ये एक स्फीयर है जिसकी ये कॉर्ड है, एक स्फीयर है जिसकी ये कॉर्ड है बच्चे। तो इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है उसी पर, क्योंकि सेंटर से ये और ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो अगर देखो तो सेंटर आपका इसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। और इस चूंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो आप कह सकते हो कि इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका प्लेन होगा, वो बेसिकली वाईजेड प्लेन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि ये जो प्लेन हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल है इस तरीके से, वो प्लेन बेसिकली उसका इक्वेशन ये आपका 0, 0, 0 है और ये आपका 2, 0, 0 है। तो उस प्लेन का इक्वेशन जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही इन दोनों का मिड पॉइंट सेटिस्फाइड करा दिया और ये नॉर्मल वेक्टर। तो सिंपली ये आप फील कर सकते हो कि ये प्लेन आपका सिंपली x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से yz के पैरेलल प्लेन। सिमिलरली OB उसका आपका इस कॉर्ड हो गया, तो OB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होगा वो आपका सिंपली यहाँ पर उसी के सेंटर से पास करने वाला प्लेन होगा। अभी ये प्लेन और ये प्लेन आपको एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो y इज इक्वेट विथ -2 इसका और इसका इज अ मिड पॉइंट से पास करने वाला और xz प्लेन के पैरेलल। और सिमिलरली एक और प्लेन होगा जो कि इसके पैरेलल इस तरीके से प्लॉट होगा, उसके इक्वेशन की बात करेंगे तो वो आपका z इज इक्वल टू 3।
और इन तीन प्लेन का ये सिंपली पास इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा 1, -2, 3 और वही आपका सिंपली सेंटर हो जाएगा। और सेंटर अगर है तो आप किसी भी एक वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस निकालकर रेडियस निकाल सकते हो। मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया क्योंकि वो ओरिजिन से सिंपली आपका क्या था, पासिंग थ्रू द था। अंडरस्टैंड सभी को? तो अगर आपको 4 पॉइंट इस तरीके से दे रखा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर मैंने आपको सही में 4 पॉइंट कुछ ऐसे दे दिया 0, 0, 0 इज अ 1, 0, 0 है ना बच्चे, इज अ 0, 2, 0 एंड इज अ कुछ भी इज अ चौथा पॉइंट जो कि XY प्लेन में ना हो तो अपन दे देते हैं इज अ 2, 2, 1। समझे मेरी बात? या 2, 3, 1। तो इस तरह से 4 पॉइंट आपको दे रखा है। तो आपका थोड़ा सा क्या होगा कि आपको पहले इसको 2 को लेकर एक कॉर्ड बनेगी। इन 4 पॉइंट से अगर स्फीयर पास कर रहा है तो इसको लेकर एक जो कॉर्ड बनेगी उसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होगा और 2 प्लेन की 2 पॉइंट से जाने वाले 0, या अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 है और अल्फा 2, बीटा 2 एंड गामा 2 है। तो अगर आपको इन 2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन लिखना है यानी कि ये इसका मिरर इमेज हो जाए तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे इस प्लेन की इक्वेशन? आप सबसे पहले ये आप कहोगे कि इसका माइनस करने पे इसका क्या मिल जाएगा, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, y मल्टीप्लाइड बाई बीटा 2 माइनस बीटा 1 प्लस z मल्टीप्लाइड बाई गामा 2 माइनस गामा 1। ये आपका उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया और इसको इसके मिड पॉइंट से सेटिस्फाइड यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 तो इक्वल के साथ आपको मिलेगा अल्फा 2 स्क्वायर माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, बीटा 2 स्क्वायर माइनस बीटा 1 स्क्वायर, गामा 2 स्क्वायर माइनस गामा 1 स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इस प्लेन को इन 2 पॉइंट को कॉर्ड मान के प्लेन की इक्वेशन लिख ले, इन 2 पॉइंट को कॉर्ड मान के प्लेन की इक्वेशन लिख ले, इन 2 पॉइंट को कॉर्ड मान के प्लेन की इक्वेशन लिख ले और उन तीनों प्लेन का क्या निकाल दे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इन 2 पॉइंट्स इन दोनों से ये कॉर्ड हो गई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का उसके सेंटर से जाने वाला एक प्लेन होगा। तो उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको करेगा तो उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू सिंपली इज अ 1। बात समझा रहा है? इसको इसमें से माइनस किया, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। इस तरीके से आप उसको इसमें से माइनस करोगे तो आपको 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू द मिड पॉइंट यानी कि 1, 3/2, 1/2 से सेटिस्फाइड करा दे तो 1 यानी कि 2 into 1 plus 3 upon is a 3/2 is a 3 divided by 2 plus 1 divided by 2, 9/2 plus 1/2 5, 10/2 तो 5 आ जाएगा। तो 2x plus 3y plus z is equate with 9 plus 10 5, 5 plus 2 7। तो इस प्लेन और इस प्लेन और इस प्लेन तो x की जगह 1/2 प्लस y की जगह पे 3 तो z इन तीनों का प्लेन का क्या निकाल रहे हो आप, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। x तो पता ही चल गया, y पता ही चल गया तो 1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 7 तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका 1/2 1,3 हो जाएगा सिंपली सेंटर और इसका किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस उसका रेडियस हो जाएगा। तो आप स्फीयर की इक्वेशन बहुत आराम से लिख पाए, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वेट विथ 1/4 प्लस 1 प्लस 9। ये उस स्फीयर का इक्वेशन हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर उस स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते हो जिसकी इक्वेशन तुम्हें 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से पास कर रहा है ना बच्चे? अंडरस्टैंड? नाउ अगर आपको सिंपली इस तरीके से दिया जाए, नाउ द पोजीशन ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द पोजीशन ऑफ sphere with respect to a point। तो अगर एक स्फीयर की इक्वेशन है स्पेस में r माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल R, और एक पॉइंट P ऑफ P पोजीशन वेक्टर है ना बच्चे? अगर ऑब्वियस है कि अगर वो पॉइंट P आपका स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है तो आप कह सकते हो उसके सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा, या पावर वैल्यू आप कहते हो निगेटिव होगा। तो इफ द पॉइंट P ऑफ P पोजीशन वेक्टर इज लाई इनसाइड ऑफ स्फीयर, तो आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हो मॉड ऑफ P माइनस ए मस्ट बी लेसर देन R। P का सेंटर, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे इस वेक्टर फॉर्म में, एक ही बात है। इफ द पॉइंट P ऑफ P पोजीशन वेक्टर लाई आउटसाइड ऑफ स्फीयर, तो इसका मतलब यही होगा कि इज द मॉड ऑफ P माइनस ए must be greater than capital R। If the point P of P position vector is lie on a sphere, तो आप यहाँ पे लिखोगे P माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है गिवन स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस केस में आपको इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्फीयर अगर पूछा जाता है तो आप वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हो कि स्फीयर और इस पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि आप नॉर्मल खींच देते हो, एक लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पर इज द मिनिमम देगा, और ये यहाँ पर आपको इस तरह से क्या देगा, मैक्सिमम देगा। यही होगा मित्रा, ये मिनिमम देगा और ये सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम देगा। और मिनिमम वैल्यू P ऑफ P पोजीशन वेक्टर एंड स्फीयर इज सिंपली द मिनिमम वैल्यू आप लिखते हो, कितनी लिखोगे, सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस, यानी कि P इज द माइनस का A प्लस कैपिटल मिनिमम लिखना है बच्चे, तो माइनस का कैपिटल R, तो A से इसका डिस्टेंस, उसमें से रेडियस घटा दिया और ये बाहर मॉड लगा दिया। अगर पॉइंट P इनसाइड है तो कैपिटल R बड़ा नंबर हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू उस केस में आपकी कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ P माइनस A इस प्लस का कैपिटल R। तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में, जब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस एक पॉइंट और स्फीयर के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? नाउ अगर आपको कहा जाता है कि पोजीशन ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, आपको स्पेस में एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखा है और आपको इस तरीके से एक प्लेन की इक्वेशन दे रखा है, लैम्डा एक कांस्टेंट है। तो आपको अगर केसेस देखा जाए या इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी बात किया जाए, तो नाउ अगर हमसे कहा जाता है कि वो जो स्फीयर है वो अगर इस प्लेन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एक ये प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसके सेंटर से जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
वो आपकी रेडियस के क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये स्फीयर है बच्चे और ये स्फीयर है और ये प्लेन आपका आउटसाइड है, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच कर रहा है, तो सेंटर से उसका जो प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसके रेडियस से बड़ा नंबर होगा। और जब वो स्फीयर इस प्लेन को क्रॉस सेक्शनली कट करेगा तो आप ये फील कर रहे हो कि जब आपका वो क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगा वो एक सर्कुलर पाथ में होगा। तो फर्स्ट केस में आप यहाँ पर सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि a डॉट ईटा अपॉन माइनस लैम्डा, लैम्डा को इधर ला के पावर वैल्यू हो गया, अपॉन मॉड ईटा, ये आप यहाँ पर ग्रेटर इज इक्वल टू क्या कर दोगे, रेडियस के बराबर कर दोगे। अगर आपको एक ऐसा स्फीयर चाहिए जिसका सेंटर दे रखा है और एक प्लेन को टच कर रहा है, तो सेंटर से स्फीयर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपका इस स्फीयर का सिंपली क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ इस केस में आप लिखोगे सेंटर से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इज अ मॉड ऑफ ईटा, ये मॉड लगा दिया, डिस्टेंस हो गया, ये कैपिटल आर होगा, है ना बच्चे। और इस केस में आप सिंपली ए डॉट ईटा माइनस लैम्डा का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ईटा आपका लेसर देन आर होगा। अंडरस्टैंड? नाउ इस केस में आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर पूछा जाएगा तो सेंटर से सिंपली उस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इस केस में आपको स्फीयर और इस प्लेन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पोर्शन इस सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से रेडियस को घटा देंगे तो इसका मिनिमम, मैक्सिमम इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट लेंथ का है। यहाँ पर हमें इस केस में एक ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि इस क्रॉस सेक्शनल सर्कल का रेडियस की बात करता है। तो जब भी रेडियस की बात करेगा तो पाइथागोरस अप्लाई करना है। ये आपका सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आ गया, जिसको ये नंबर आ जाएगा आपका आराम से। ये स्फीयर का रेडियस है, तो ये अगर आपका इस क्रॉस सेक्शनल सर्कल का रेडियस है तो ये आपका पाइथागोरस से निकल जाएगा। इस फिगर में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R स्मॉल, ये स्मॉल r इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये रेडियस ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शनल सर्कल है। इस सर्कल जो क्रॉस सेक्शनल सर्कल है उसका सिंपली रेडियस है। मेरी बात समझ में आई सभी को? तो इस तरीके से आपको इस एक प्लेन और एक स्फीयर का केसेस होगा।